तो जो तीसरा नक्षत्र है वो क्या है, विपत्ति है। तो अश्विनी से तीसरा कौन हो जाएगा, कृतिका है। अश्विनी, भरणी और कृतिका। अब कृतिका का स्वामी कौन है, सूर्य है। अब वो सूर्य जो चला गया, वो अश्विनी नक्षत्र में चला गया है। अब वो परेशान किसे कर रहा है, उस व्यक्ति के स्वास्थ्य को वो डैमेज करेगा, उस व्यक्ति को वो परेशान करेगा। एक तो यह रूल अप्लाई करेंगे हम। विपत पे आते हैं। विपत्ति जो है वो आपको कष्ट देता है, और विपत्ति अर्थात आप जानते ही हैं विपत्ति कैसे वो कार्य करता है। और संपत जो है वो हमें क्या दे रहा है, वो हमें प्रोस्पेरिटी को भी देता है। विपत जो है वो क्या है, वो डेंजर है, कष्ट हमें दे रहा है। क्षेम, क्षेम को आप माता समझ सकते हैं। वो पूछा जाता है ना, हाँ कैसा कुशल क्षेम आपका कैसा है, सब ठीक है। तो वो क्षेम क्या है, वो आपका हैप्पीनेस है। अब वो आपको कौन दे रहा है, वो आपका जो चौथा नक्षत्र है वो देगा। यह आपका सुख है। पांचवा, पांचवा प्रत्ययी, जिस पे अभी हम बात कर रहे थे, ये आपका एनिमी है, और साथ में ये रोग को भी दे रहा है। छठा जो है वो आपका साधक है। साधक आपके लिए हर तरीके से फेवरेबल है, हर तरीके से आपके लिए बेहतर है। ये आप इसका आप उपयोग कहाँ कर सकते हैं, आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। आप पिता के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। छठा, सातवां बध। अब सातवां जो बध है वो मृत्युदायक है। एक नहीं, अनेक प्रकार के कष्ट को आपको ये देगा, या हम कहें तो ये दुखदाई आपके लिए है। आठवां जो है वो मित्र है, फ्रेंडशिप है। अब जैसे मित्र का व्यवहार होता है वैसा ही इनका व्यवहार रहेगा, ये लाभ आपको कराता है। और नौवां जो है वो अति मित्र है। अति मित्र अर्थात ये अति लाभ आपको कराएगा। जितना ज्यादा संभव हो सके उतना ज्यादा लाभ आपके जीवन में आपको देता जाता है। उसके साथ या तो हम समझ रहे हैं कि भाई ये कैसे कार्य कर रहा है, तो विपत्ति को आपने समझा। अब मान लीजिए यदि छुरी फल पे गिर रही है, या फल छुरी पे चला जाए, कटना किसे है, फल को ही कटना है ना। तो वैसे ही कटेगा कौन, फल ही कटेगा। वैसे ही यदि हम बात कर रहे हो विपत का, तो विपत के नक्षत्र में, जो आपके कुंडली में विपत का स्वामी है उसके तीन नक्षत्र हैं। यदि उसके नक्षत्र में आपके कुंडली का पंचम भाव का स्वामी, नवम भाव का स्वामी, एकादश भाव का स्वामी गया हो, या आपके कुंडली में वहां सूर्य चले गए हो, तो विपत्ति में कौन चला गया है, सूर्य चला गया है, तो सूर्य आपको समस्या वहां दे सकते हैं। अब बध कारक, बध कारक को आप अष्टम भाव से लेंगे। जो मित्र और अति मित्र हैं उन्हें आप एकादश भाव से लेंगे। बध कारक कैसे कार्य करेगा, बिल्कुल ठीक ऐसे ही कार्य करेगा। ए, इसे तीन भाग में रख लीजिए। विपत्ति, विपत्ति कैसे आती है, बिना बुलाए आती है। बहुत बड़ी होगी या बहुत छोटी होगी, तो ये कनिष्ठ रख लीजिए, सबसे छोटा कष्ट देने देने वाला कौन है, विपत्ति है। उसके बाद दूसरा कौन है, प्रत्ययी है। प्रत्ययी कैसे काम करेगा, जो दुश्मन हमारा होता है वो प्लानिंग के साथ आपके ऊपर अटैक करता है, वो थोड़ा बड़ा होगा उससे। और जो बद्ध है, बद्ध अर्थात मृत्यु तुल्य कष्ट, वो उससे भी ऊपर होगा। आप दशा में इसका उपयोग करेंगे। जब आप दशा को देख रहे हैं तो उसमें देखिए कि क्या आपके कुंडली में, क्या आपके कुंडली में आपका जो दशा का, जिसकी दशा चल रही है, प्रत्यंतर सूक्ष्म प्राण जिसका चल रहा है, उसे आप नक्षत्र में दाग जाकर देखिए कि उसे कौन कौन से नक्षत्र मिले हैं। क्या विपत का दशा है, क्या प्रत्ययी का दशा है, और क्या बध का दशा है। यदि इनकी दशा है तो भी ये आपको कष्ट देगा। अब मान लीजिए विपत की अंतर्दशा चल रही है, और उसके अंदर प्रत्यंतर में कौन आ गया, संपत आ गया, तो क्या देगा, ये विपत्ति में संपत्ति आपको देगा, लेकिन वो देगा। ऐसे इसका काम करें। फिर एक और इसका बहुत ही अच्छा एक यूज है, क्या है, आप ग्रह के
मापदंड को देख सकते हैं। मापदंड अर्थात ग्रह कितना बलशाली है, ग्रह कितना निर्बल है, ग्रह आपके लिए कितना अच्छा है, इसके बारे में आप इससे जान सकते हैं। कैसे जानेंगे? मान लीजिए, जैसे आप सबसे पहले देखिए कि आपके कुंडली में कौन कौन सा ग्रह किन किन नक्षत्रों के साथ है। जैसे अभी हमने बात की थी अश्विनी नक्षत्र में जन्मे जातक की। तो अश्विनी नक्षत्र में जो व्यक्ति जन्म लेगा उसका जन्म का कारक कौन बनेगा? आप लोग बताते जाइएगा, जन्म का कारक कौन बनेगा? केतु बन जाएगा। फिर संपत्ति का कारक वह कौन बनेगा? शुक्र बन जाएगा, भरणी। फिर तीसरा कृतिका विपत्ति कौन देगा? वहां सूर्य विपत्ति देगा। सूर्य। चौथा फिर चल जाइए क्षेम, तो शुक्र के बाद फिर किसकी दशा आ जाएगी? चंद्रमा। सूर्य के बाद दशा फिर किसकी? चंद्रमा की आ जाएगी। चंद्रमा, चंद्रमा। चंद्रमा उसके हो गए क्षेम। चंद्रमा फिर पांचवा बढ़िए मंगल हो गए प्रत्ययी। इसे लिख लीजिए एक बार और अच्छे से समझ पाइएगा। मंगल हो गए प्रत्ययी। मंगल के बाद फिर राहु। राहु हो गए इस व्यक्ति के साधक। राहु के बाद फिर गुरु। गुरु हो गए इसके बधकारक। गुरु के बाद फिर आप आ जाइए, गुरु हो गए, गुरु के बाद आ जाइए शनि। शनि जो हो गए इसके मित्र हो गए। और शनि के बाद फिर चले आइए आप किसके ऊपर? बुध के ऊपर, जो इसके अति मित्र हो गए। यह साइकिल आप समझ रहे हैं? तो मान लीजिए अब इसमें निकला कौन कौन ग्रह? तीन ग्रह हमारे पास आ गया। कौन सा? सूर्य आया, मंगल आया और गुरु आया। सूर्य, मंगल और गुरु, ये जो तीन ग्रह हैं वो हमें क्या देंगे? हमें समस्या दे सकते हैं और विशेष रूप में हमें समस्या देंगे। अब देखिए इन तीनों ग्रहों को, कि क्या इन तीनों ग्रह किस नक्षत्र में जा रहे हैं। समझ रहे हैं? पहले हमने देखा कि ये तीन नक्षत्र, ये जो तीन है वो नौ नक्षत्रों के स्वामी हैं। इसलिए हमारे लिए बाधक हो गए, प्रत्ययी हो गए और विपत्ति हो गए। लेकिन अब जाकर देखिए कि यह जो आपके विपत्त का स्वामी सूर्य है वो किस तारा में जा रहा है। अब मान लीजिए कि आपका जो विपत्त का स्वामी सूर्य है वो प्रत्ययी में चला गया, तो आपके लिए कष्टदायक नहीं हो गया? महाकष्टदायक हो गया। अब आपका प्रत्ययी का कारक मंगल जो है वो गुरु में चला गया, तो आपके लिए और ज्यादा कष्टदायक वो हो गया। तो फिर आपके कुंडली का वो बाधक ग्रह हो गया, बाधक ग्रह के जैसा हो गया। बाधक ग्रह तो अलग कॉन्सेप्ट है। बाधक ग्रह के जैसा वो हो गया कि वो उस तरीके से आपको रिजल्ट वो प्रीफर करेगा, वैसे ही वो रिजल्ट आपको ऑफर करता है और देता है। दूसरा, जैसे हम जन्मों को लेकर चलते हैं, तारा का बहुत बहुत ही बेहतर उपयोग है। तारा का उपयोग यदि कीजिएगा तो बहुत बेहतर है। आपके आपको कौन सी चीज अपने पास रखनी चाहिए, कौन सी चीज अपने पास नहीं रखनी चाहिए, कौन सा ग्रह आपके लिए बहुत बेहतर है। जैसे फ्रेंडशिप, तो फ्रेंडशिप के लिए कौन सा हो गया? अश्विनी के लिए बुध हो गया। अब बुध उसके लिए बहुत बेहतर है। शनि उसके लिए बहुत बेहतर है, शनि की दशा उसकी ठीक रहेगी, बुध की दशा उसकी ठीक रहेगी। इसके अंदर यदि बुध, अब बुध में कौन कौन से आ गए? तीन नक्षत्र हो गए। जैसे ज्येष्ठा है। अब ज्येष्ठा से संबंधित जो जानवर है, ज्येष्ठा संबंधित जो पशु है, एनिमल है, उस पशु के एक उसका आकृति बना ले या फिर उसका एक छोटा सा मूर्ति बना ले और उसे हरा कलर करके अपने पास रख ले वो। या उसका जो चित्र है उस पशु का, उसे अपने सामने रखना शुरू कर दे वो, अपने फोन में रखना शुरू कर दे वो। तो उसको क्या मिल जाएगा? उसका जो फ्रेंड है वो उसके साथ रहना शुरू कर दिया, अर्थात उसे लाभ देना वो शुरू कर देगा। लेकिन वैसे ही वो यदि संपत्ति को विपत्त को लेकर चलना शुरू कर दे, या प्रत्ययी को लेकर चलना शुरू कर दे, या वो अपने बध को लेकर चलना चलना शुरू कर दे, तो वैसे ही समस्या उसके साथ बढ़ जाएगी। कोई पूजन आप कर रहे हैं, कोई विशेष आपका कार्य है, तो उसमें भी आप बहुत अच्छे से इसे ले सकते हैं। कैसे लेंगे? मान लीजिए आपका कोई विशेष कार्य है, आप उसमें भी इसका उपयोग कर रहे हैं। कभी आपने देखा होगा कोई व्यक्ति पूजन करके आता है, पूजन करते ही उसका एक्सीडेंट हो गया। क्यों हो गया? पता चला उसने जो पूजा किया है वो पूजन उसने अपने
बुध के तारा में उसने पूजन किया, बुध के नक्षत्र में उसने पूजन किया, और उस पूजन का प्रभाव क्या हुआ, वो व्यक्ति चला गया। समझिए तारा कितना डीपली जाकर आपको कह रहा है भाई कैसे आपको कार्य करना है। इसलिए मुहूर्त में या अन्य चीजों में तारा का अर्थात नक्षत्र का बहुत बड़ी भूमिका है। अब यहां तक तो हमने ये समझा। अब एक बार और थोड़ा गौर कीजिए और समझिए इसे। इसे दूसरे तरीके से भी ले सकते हैं, जैसे हम लोग कैसे लेते हैं, जैसे हम लोग जन्म कुंडली को घुमाते हैं, 12 भाव को ही एक दूसरे के ऊपर रखते जाते हैं और समझते जाते हैं और क्लियर होते चले जाते हैं। वैसे ही अब चले जाइए 10वें भाव पे, क्योंकि हमारा मानना है, हमारे गुरुदेव का मानना है, हमारा क्या मानना रहेगा कि कर्म सर्वत्र है। अब देखिए कि आपका जो 10वें भाव का स्वामी है वो किस नक्षत्र में गया है। अब वो जिस नक्षत्र में गया है उससे देखिए तीसरा, पांचवा और सातवां कौन कौन सा नक्षत्र है। उसकी जब दशाएं आएंगी तो आपके काम के अंदर आपको पीड़ा देखने को मिलेगा। समझ रहे हैं। देखिए जैसे ये कुंडली आप लोगों को दिख रही है, कितना इनकी कुंडली है भाई। आप लोगों में से किसी एक की कुंडली रख लें तो बेहतर रहेगा समझने के लिए। यहाँ तक में कोई आप लोगों का प्रश्न है, क्योंकि आप लोग प्रश्न कुछ पूछेंगे तो और बहुत सारी चीजें जो हैं वो इससे आपके समक्ष जाएंगी। जैसे ये कुंडली है, ठीक है। अब इसमें जन्म नक्षत्र हमें देखना है, किसमें जन्म हुआ है। तो जन्म नक्षत्र को हम लोग कैसे देखते हैं, कोई बताइए। चंद्रमा में गुरु जी। चंद्रमा कहाँ है, भरणी में है, अर्थात उनका जन्म किस नक्षत्र में हुआ है, भरणी नक्षत्र में हुआ है। अब भरणी का स्वामी कौन हो गया, शुक्र हो गया। तो जन्म नक्षत्र का स्वामी कौन हो गया, शुक्र हो गया। अब शुक्र से जो दशा का सीक्वेंस है उसे आगे बढ़ाइए। शुक्र के बाद सूर्य, सूर्य इनके हो गए संपत्ति, सूर्य के बाद फिर आप आपके आ गए चंद्रमा, चंद्रमा इनके लिए विपत हो गया। अब विपत कहाँ गया है, जन्म नक्षत्र में गया है। इन्हें स्वास्थ्य संबंधित वो समस्या दे सकता है, वो आजीवन के लिए एक समस्या बन गया है, चाहे तो जन्म ही समस्या। अब इसका यूटिलाइजेशन भी किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि बिना यूटिलाइजेशन के है। जिस पे भी हम बात करेंगे जहां भी कष्ट होगा वहां यूटिलाइजेशन आएगा ही आएगा। ठीक है। ठीक। अब इसके बाद फिर हम बात करते हैं, मान लीजिए इनका लग्न का। तो लग्न पूर्वा भाद्रपद है, पूर्वा भाद्रपद में इनका जन्म हुआ है। तो भरणी से पूर्वा भाद्रपद देखिए कितना नंबर जा रहा है, और बताइए। पूर्वा भाद्रपद किसका है, गुरु का है। गुरु। ज्यादा जाना नहीं है आपको, ज्यादा जाना नहीं है, कैसे जाना है आपको। शुक्र जन्म, सूर्य संपत, चंद्रमा विपत, मंगल क्षेम, गुरु प्रत्ययरी। तो ये पूर्वा भाद्रपद क्या आ गया इनके लिए, प्रत्ययरी आ गया। गुरु देखिए, अब लग्न का स्वामी तो कहाँ है, लग्न का स्वामी जो है वो प्रत्ययरी है, लेकिन प्रत्ययरी कहाँ है। अब ये जो गुरु है वो कहाँ गया। तो बुध इनके लिए क्या होगा, शुक्र से पहले किसकी दशा आती है, केतु की। केतु से पहले किसकी दशा आती है, बुध की। बुध इनके लिए क्या हो गया, मित्र हो गया। गुरु किसके नक्षत्र में गए हैं, मित्र के नक्षत्र में गए हैं। तो ये क्या है इनके लिए, ठीक ठाक है, ज्यादा समस्यादायक वो नहीं होगा इनके लिए। हर भाव का आप यहाँ पे
प्रेडिक्शन कर सकते हैं, यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। जैसे लग्न के स्वामी पे हमने बात कर ली। लग्न का स्वामी जो है गुरु है। गुरु तो प्रत्ययी है, लेकिन वो कहाँ जा रहा है? मित्र में जा रहा है। तो वो ठीक ठाक है, कोई ज्यादा समस्यादायक ही वो नहीं रहेगा। उसके बाद दूसरा, दूसरे भाव का स्वामी मंगल है। मंगल देखिए कहाँ गया है, मंगल ज्येष्ठा में गया है। ज्येष्ठा किसका है? बुध का है। और मंगल इनके लिए क्या है? क्षेम है। मंगल क्षेम है ना। अब क्षेम कहाँ गया है? तो ज्येष्ठा में गया है। ज्येष्ठा क्या है? मित्र है। तो मंगल इनके लिए सुपर प्लैनेट है, बहुत बेहतर प्लैनेट इनके लिए कौन बन जाएगा? मंगल बन जाएगा। उसके बाद फिर चल जाइए तीसरा भाव। तीसरे भाव का स्वामी कौन है? शुक्र है, जो जन्म का है। अब इसे भी देखिए किसके नक्षत्र में गया है? शुक्र सतभिखा में है। सतभिखा किसका नक्षत्र है? राहु का। राहु का। राहु क्या हो रहे हैं इनके लिए? शुक्र जन्म, सूर्य संपद, सूर्य संपद, चंद्र विपद, मंगल क्षेम, राहु प्रत्ययी। तो इनका तीसरे भाव का स्वामी कहाँ गया? प्रत्ययी में गया है। और तीसरे भाव का स्वामी क्या है? जन्म का कारक है। तो जन्म का कारक यह भी लिख लीजिएगा, जो जन्म का कारक है उसके पास ज्यादा पावर नहीं है। ज्यादा पावर किसके पास है? संपत के पास है, विपत के पास है, क्षेम के पास है, और सबके पास पावर है। आठ के आठ के पास पावर है। जन्म के पास कोई ज्यादा पावर नहीं है। वो ऐसे ही निठल्ला बैठा है, कुछ नहीं है उसके पास। तो यहाँ पे तीसरा भाव क्या हुआ? ए डैमेज हो गया। दूसरा भाव बहुत अच्छा है, लेकिन तीसरा भाव यहाँ डैमेज हो गया। चौथा भाव, चौथा भाव का स्वामी बुध है, जो अति मित्र है, मित्र है। अब बुध कहाँ बैठा है? बुध जो है वो स्वयं कहाँ गया है? वो घनिष्ठा में गया है। घनिष्ठा इनके लिए क्या है? क्षेम है। बुध इनके लिए बहुत अच्छा है। बुध क्या है इनके लिए? बहुत अच्छा है। श्रद्धा जी, कभी आपने गौर किया आपकी शुक्र की दशा कैसी रही है? नहीं। ठीक है। अब पंचम भाव, आप इससे प्रेडिक्शन भी करेंगे। जैसे दूसरे भाव का स्वामी जो है वो अच्छी अवस्था में है, तो कहिएगा हाँ पारिवारिक जो चीजें हैं वो ठीक ठाक है, वाणी बहुत अच्छी है। तीसरा भाव जो है वो वहाँ आपका क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेशन में थोड़ी समस्या हो सकती है। डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट संबंधित थोड़ी आपको समस्या देखने को मिल सकती है। फिर यहाँ चतुर्थ हो गया, सुख का जो है वो सुख तो मिलेगा भगवत कृपा से। पंचम, तो पंचम का स्वामी कहाँ गया? चंद्रमा भरणी में गया है। भरणी जन्म है। और चंद्रमा क्या हो रहा है इनके लिए? चंद्रमा विपत है, तो थोड़ी समस्यादायक हो सकता है। तो प्राइमरी एजुकेशन तक जहां तक मैं जानता हूँ इन्हें इन्हें समस्या रही थोड़ी। उसके बाद बढ़िए पंचम, छठा भाव। छठा भाव का स्वामी कहाँ है? छठे भाव का स्वामी सूर्य। सूर्य क्या हो रहा है इनके लिए? शुक्र के बाद सूर्य, सूर्य संपत है। और संपत गया किसके पास है? विपत्ति के पास गया है। संपत गया किसके पास है? विपत्ति के पास। श्रवण नक्षत्र में गया है वो। तो एक तो निकल रहा है क्या? संपत्ति विपत्ति के पास चली गई, अर्थात संपत्ति आने में थोड़ी समस्या होगी। लेकिन छठे भाव का स्वामी जो सूर्य है वो कहाँ गया है? वो भी विपत्ति में गया है। तो नौकरी में भी आए दिन थोड़ी ना थोड़ी समस्या रहेगी। आपके जो जीवन में जो चीजें हैं उसे आप लिखते चले जाइएगा। हाँ श्रद्धा जी। ठीक है। अब सातवां भाव, सातवें भाव का स्वामी बुध है, जिसमें हमने पहले ही बात कर ली है। आठवां भाव का स्वामी शुक्र है, जो जन्म नक्षत्र ही है। अब वो कहाँ गया है? सतविखा में गया है, राहु में गया है, जो राहु प्रत्ययी है। वहाँ यूटिलाइजेशन आ रहा है कि ये ज्योतिष सीख रही है। एक बात मुझे बताइएगा, मैं रुक रहा हूँ,
आप लोगों का कोई प्रश्न है तो बताइए, समझ रहे हैं या फिर ऊपर से निकल रहा है? जी बताइए। गुरुजी क्या? कुछ मतलब कुछ कुछ हम्म। समझ में आ रहा है, थोड़ा रिपीट करना पड़ेगा। तो दोबारा वीडियो देखने का तो आ जाएगा। और किन्हीं को समझने में कोई समस्या हो रही है? ये हाउस लॉर्ड में प्रॉब्लम जी। हाउस लॉर्ड में प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे आप थर्ड हाउस का लॉर्ड, फिर हाँ। वहां से फिर कैसे वो काउंट करने में problem। अच्छा ठीक है, और किन्हीं को? ये तो समझ में आया कि चलिए ठीक है, तो सबसे पहले और किन्हीं कोई समस्या नहीं ना है समझने में? गुरुजी मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। सब सबके ऊपर से जा रहा है। नवतारा समझ में आया? नवतारा कैसे काम कर रहा है? नवतारा समझ में आ जी गुरुजी। जी। नवतारा क्लियर हो गया? जी जी गुरुजी। अब नवतारा में यह तो समझ में आ गया कि मान लीजिए आपके संपत्ति का जो कारक है, जो आपका संपत्ति तारा है, वो यदि विपत में चला जाएगा तो धन में समस्या कर देगा। यदि विपत है वो, यदि संपत्ति में चला जाएगा तो समस्या कर देगा। वो तो समझ में आ गया। यही समझ में नहीं आ रहा। ये समझ में नहीं आ रहा है। ये हाउस लॉर्ड को छोड़ दीजिए, अभी हाउस लॉर्ड को भूल जाइए। ठीक है, अभी बिल्कुल समझ लीजिए कि ये कुछ है ही नहीं हाउस लॉर्ड। सबसे पहले यह देखिए इनके कुंडली में, तो जन्म का है, जन्म का है वो कौन है? शुक्र है। उसे लिख लीजिए तभी समझ पाएंगे। जन्म तारा इनका कौन है? शुक्र है। उसके बाद संपत, संपत जो है वो इनका कौन है? सूर्य है। ठीक है। विपत, विपत इनका कौन है? चंद्रमा है। क्षेम, क्षेम इनका कौन है? मंगल है। ठीक है। क्षेम के बाद आ जाइए प्रत्ययरी। प्रत्ययरी इनका राहु है। साधक, साधक इनका गुरु है। प्रत्ययरी के बाद साधक, साधक के बाद फिर आपका आ गया बध। बध हो गया इनके लिए कौन? शनि। मित्र, मित्र इनके लिए हो गया बुध। फिर अति मित्र, अति मित्र हो गया कौन? केतु। ये क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई समस्या आप लोगों को? बताइए, यहाँ तक कोई समस्या है? नहीं, क्लियर है। सभी को क्लियर है? तब आगे बढ़ेंगे हम। सभी को क्लियर है यहाँ तक? जी गुरु जी मुझे चलिए, ठीक। जी गुरुजी। राहुल जी आज भी बाहर हैं क्या? गुरुजी। नहीं सर, थोड़ा जस्ट यहीं पर है, आवाज कुछ ज्यादा आ रही है सर। ठीक। यहाँ तक क्लियर है? नवतारा कैसे आप काउंट करेंगे? क्लियर आपका हो गया?
अब जी इसके सर। बाद यह देखना है आपको। अब इसमें यह देखिए कि इनके कुंडली में मान लीजिए इनके कुंडली में जो संपत का है, संपत का कौन है, सूर्य है। अभी हमने देखा कि इनके कुंडली के अंतर्गत संपत का कारक सूर्य है, लेकिन संपत का कारक सूर्य कहाँ बैठा है, यही ये हमने अभी तक गौर नहीं किया। ठीक है। अब मान लीजिए संपत का कारक विपत में चला गया। ठीक है। तो ये क्या करेगा, संपत्ति में समस्या क्रिएट कर देगा, अर्थात धन को आने नहीं देगा प्रॉपरली। जैसे धन आना चाहिए वैसे धन इनके पास नहीं आने देगा। समझ रहे हैं? गुरुजी इसका थोड़ा सा नहीं सर, एग्जांपल दे दो मतलब जैसे दे रहे कुंडली में। तुरंत तुरंत। जैसे इनके कुंडली में संपत का स्वामी कौन है, सूर्य है। सूर्य। ठीक है। अब सूर्य बैठा कहाँ है, उसे छोड़ दीजिए, प्रबल। बैठा फिर बैठा जाइएगा तो फिर ऊपर से निकल जाएगा। सूर्य किस नक्षत्र में गया है, प्रबल में। श्रवण में है। श्रवण जो है वो कौन सा है, कौन सा तारा है, चंद्रमा का। तारा विपत। वो कौन सा है। विपत है। विपत। विपत है। हाँ, तारा विपत है। तारा कौन सा है, तारा ये विपत है। समझ रहे हैं? नहीं आ रहा है समझ में? जी जी आगे गुरुजी। बढ़ते आगे। अब आया आया समझ में? तारा क्या है, ये तीसरा नंबर तारा क्या है, विपत है, चंद्रमा। इसमें गया तो क्या होगा, धन में परेशानी इन्हें होगी। क्योंकि धन का जो संपत्ति का नक्षत्रों में जो तारा है वो कहाँ चला गया, किस तारे के पास गया है, वो विपत्ति के तारे के पास चला गया। अब मान लीजिए इसमें फिर हम आते हैं क्षेम, जो सुख को दे रहा है, वो कौन है, मंगल है। ठीक है। मंगल कहाँ है, किस नक्षत्र में है वो देखिए। मंगल किस ज्येष्ठा में। नक्षत्र में है, ज्येष्ठा में है। ज्येष्ठा किसका नक्षत्र है, बुध का। बुध का। ज्येष्ठा बुध का नक्षत्र है। तो बुध, अब यहाँ बुध किस तारा में आ रहा है देखिए। मित्र मित्र में। बुध क्या है, मित्र है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, सुख की प्राप्ति इस व्यक्ति को होगी। सुख की प्राप्ति इस व्यक्ति को होगी, कैसे होगी, लाभ के रूप में होगी, मित्र के रूप में होगी, सुख की प्राप्ति होगी। ठीक है, समझ रहे हैं? या फिर और कहीं समस्या आ रही है? इसके आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए इनका जो विपत है, विपत कौन कौन है, चंद्रमा है। ठीक है, यहाँ है चंद्रमा। अब चंद्रमा किस तारे में गया है वो बताइए, कौन सा तारा है, किस तारे में चंद्रमा गया है, भरणी। ये जन्म तारा में। जन्मतारा में। इस व्यक्ति को तकलीफ कहाँ देगा वो, जन्म में तकलीफ हुई होगी इस व्यक्ति को, जन्म में इस व्यक्ति को तकलीफ हुई होगी। अब मित्र है, मित्र तो बुध है। ठीक है, बुध कौन से तारे में गया है, मित्र कौन से तारे में गया है, बुध जो प्रत्यरी है में। वो प्रत्ययी ठीक में बुध है। गया है, घनिष्ठा में है ये बुध। सब घनिष्ठ में से। घनिष्ठा मंगल का है, मंगल। क्षेम में गया है बुध। वो और अच्छा हो गया ना कि बुरा हो गया। जो हम ग्रह को बाहर निकालेंगे कि ग्रह कितना परसेंट हमारे लिए अच्छा है या कितना परसेंट वो अच्छा नहीं है, तो सबसे पहले ये सीक्वेंस हम बना लेंगे। 9 तारा हो गए हमारे। अब सबसे पहले जन्म को देखेंगे, जन्म किस में गया है, और जन्म के पास कोई अपना पावर नहीं है। जन्म किस में गया है, तो जन्म जो है वो विपत्ति में गया है। विपत्ति का कारक चंद्रमा है, विपत्ति में गया है। तो वहां लिख लीजिए साइड में,
कष्टदायक, थोड़ा कष्ट देगा। नीचे चले आइए, संपत। संपत को देखिए कहाँ गया है, संपत कहाँ गया है, संपत का स्वामी कौन है, सूर्य है। सूर्य गया कहाँ है, विपत्ति में गया है। तो संपत्ति भी है, विपत्ति भी है, तो ये मिला जुला प्रभाव देगा। तीसरा विपत्ति है, विपत्ति कहाँ गया, तो चंद्रमा जन्म में गया है, तो ये वैसे का वैसा रहेगा, क्योंकि जन्म के पास अपना कोई ये होता नहीं है। उसके बाद क्षेम, मंगल। अब क्षेम का जो स्वामी मंगल है वो देखिए किस तारा में गया है, वो ज्येष्ठा में गया है। अर्थात यह मान लीजिए कि जो मंगल है बहुत ही बेहतर है इनके लिए। कैसे है, क्योंकि क्षेम भी इसके पास है और मित्र भी इसके पास है, तो 100 में 100% ये पावर अपने पास रखे हुए हैं अच्छा करने के लिए। प्रत्येरी जो राहु है, वो राहु किसके नक्षत्र में गया है, पूर्वा भाद्रपद में गया है। बताइए कौन से तारा में गया है राहु, राहु कौन से तारा में गया है। ये साधक। राहु कहाँ गया है, साधक में गया है। प्रत्येरी है, गया है कहाँ, साधक में। साधक क्या है, हमारे लिए सदैव फेवरेबल है, बहुत ही अच्छा है। वहां गया कौन, दुश्मन गया। अब आप कहेंगे यहाँ भी चीजें सब खराब हो गई। इस व्यक्ति को डेंजर में भी इसके जो शत्रु है ना, वो शत्रु भी इसे, इसके साथ करेंगे तो बुरा, लेकिन इसके साथ अच्छा होकर चला जाएगा। एक खासियत यहाँ बन जाएगी। क्योंकि शत्रु कहाँ गए हैं, फेवरेबल में गए हैं, साधक में गए हैं, बेहतर करके चला जाएगा। साधक कहाँ गया, गुरु किस नक्षत्र में गया है वो देखिए, कौन से तारा में गुरु गया है। रेवती। रेवती में रेवती कौन सा तारा है, इसे मित्र याद का। करने के लिए, हाँ, मित्र का। इससे पहले नक्षत्रों को याद करना होगा आपको, तो ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर होंगी। रेवती कहाँ गया है, बुध के नक्षत्र, बुध का नक्षत्र है, बुध क्या है, मित्र है। और बुध क्या है, साधक है। अर्थात साधक गया है मित्र के पास, जो बहुत ही अच्छा इनके लिए है। अर्थात गुरु भी इनके लिए ठीक है, खराब ग्रह वो नहीं है, ठीक नक्षत्र, नक्षत्रपति के अनुसार वो ठीक ग्रह है। अब चले आइए शनि के पास, जो इनका बद्ध कारक। शनि किसके नक्षत्र में गया है, अर्थात शनि जो है वो किस तारा में गया है। अति मित्र में। अति मित्र, केतु का नक्षत्र, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे क्या करेगा, बद्ध शनि कहाँ गया, केतु के पास चला गया है, जो अति मित्र हो रहा है। तो यहाँ पे भी 50-50 रिजल्ट अपना देगा, मिला जुला प्रभाव यहाँ देगा। लेकिन यही जो है, जो बिल्कुल बुरे तरीके से चला जाता, मान लीजिए जो बद कारक शनि है वो विपत्ति में चला जाता, चंद्रमा के नक्षत्र में या राहु के नक्षत्र में चला जाता, तो और कष्टदायक हो जाता। बुध किसके नक्षत्र में है, जो इनका मित्र कारक है, घनिष्ठा में है। घनिष्ठा कौन सा तारा बन रहा है, घनिष्ठा का स्वामी मंगल, मंगल है। मंगल कौन सा तारा है वो बताइए। क्षेम है, क्षेम। सेम है, सेम सेम। तो इनके लिए तो और अच्छा हो गया भाई, सुख का कारक है और फ्रेंडशिप है, बहुत अच्छा है। अब अति मित्र जो है केतु, केतु किस नक्षत्र में गया वो देखिए, उत्तरा फाल्गुनी में गया है। उत्तरा फाल्गुनी किसका है, सूर्य का नक्षत्र है। उत्तरा फाल्गुनी किसका है, सूर्य का नक्षत्र है। सूर्य इनके लिए क्या है, संपत है। अति मित्र कहाँ गया है, संपत्ति के पास गया है। ज्योतिष सीखना जितना आप लोगों के लिए लाभदायक होगा, उससे कहीं ज्यादा लाभदायक इनके लिए, समझ रहे हैं।
उससे कहीं ज्यादा लाभदायक इनके लिए होगा। उनका जवाब भी आ रहा है जी, बहुत अच्छी बात है। ये तो ऐसे समझ में, यहाँ तक चीजें समझ में आई, क्लियर है। आगे बढ़े अब हम। जी क्लियर है। और किन्हीं को कोई, अनुराधा जी, राहुल जी, किसी को कोई समस्या है यहाँ तक समझने में? आ गई। बहुत अच्छी बात है, भगवत कृपा है। अब इसके बाद जिस हम बात कर रहे थे हर भाव को समझने की, तो ये तो समझ गए आप कि जन्म जो इस व्यक्ति का है वो शुक्र के नक्षत्र में हुआ है, तो शनि, राहु और चंद्रमा, ये तीनों इस व्यक्ति के लिए अच्छे नहीं हैं। शनि, राहु और चंद्रमा इस व्यक्ति के लिए क्या हो गए? अच्छे नहीं हैं। ठीक है। बहुत दिनों से सदा जी की जो ज्योतिष है वो छूट गई थी, बहुत दिन से क्लास में नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इधर कुछ दिनों से ये एक्टिव चल रहे हैं। ठीक है। अब एक्टिव क्यों चल रहे हैं? देखिए दशा किसकी चल रही है। दशा किसकी है? शनि की दशा है। शनि किसके नक्षत्र में गया है? केतु के नक्षत्र में है। केतु क्या है? ज्योतिष। कहाँ से कनेक्ट करके कहाँ लाके पटक रहा है? ये नक्षत्र है और ऐसे काम करता है। अब यहां तक क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हम लग्न को, मान लीजिए सप्तम भाव को हमें रीड करना है, सप्तम भाव को हमें समझना है, तो हम सप्तम को क्या मानते हैं? लग्न मान लेते हैं कि सप्तम ही हमारा लग्न है। एक्यूरेट प्रेडिक्शन हमें किसी का करना है कि इस समय तुम्हें इस फील्ड में तकलीफ हुई हो, तो हम कैसे करेंगे? या हम किसी को आगाह कर रहे हैं, आगाह अर्थात पहले से बता देना, भैया इस वक्त तुम्हें यहाँ समस्या आएगी, थोड़ा सतर्क रहना, तो हम कैसे करेंगे? तो यहाँ देखिए कि इनके कुंडली में यहाँ ये चीजें क्लियर हैं। उसके बाद जाइए चतुर्थ भाव को। ठीक है। चतुर्थ भाव है, लग्न है, तो मानकर चलते हैं सबसे पहले लग्न को। तो लग्न जिस नक्षत्र में है उसे मान लीजिए कि यह लग्न का जन्म का नक्षत्र है। उसे क्या मान लीजिए? लग्न का जन्म का नक्षत्र है। गुरु जी एक बार दोबारा रिपीट करना। जैसे लग्न जो है, लग्न का स्वामी कौन है? गुरु है। तो मान लीजिए गुरु, इनका जन्म हो गया। किसका हो गया? लग्न का जन्म गुरु हो गया। अब गुरु से फिर रिपीट कीजिए इसे। तो गुरु जन्म हो गया, शनि जो हो गया इनका संपत हो गया, बुध जो हो गया विपत हो गया। अब बुध की जो दशा इनकी रहेगी वो इनके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होगी। शनि की जो दशा रहेगी वो इनके स्वास्थ्य के लिए ठीक रहेगी, लेकिन बुध की दशा कैसी रहेगी? इनके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं रहेगी। जैसे में एक बार सामने रख लेते हैं। अभी सेहत कैसा चल रहा है आपका सुधा जी? अभी से आप नोट कीजिएगा, 6/9/2024 से 3/11/2024 तक आपका सेहत कैसा रहेगा वो हमें बताइएगा। कैसा रहेगा वो हमें बताइएगा। ठीक है। तो ये क्या है? वो आपको इंडिकेट मिल जाएगा कि इस समय इनका सेहत खराब हो सकता है। अब जैसे संपत्ति है, तो संपत्ति का स्वामी जो मंगल है वो कहाँ गया है, किस नक्षत्र में गया है? तो वो ज्येष्ठा में गया है।
तो ज्येष्ठा को संपत्ति का जन्म बना लीजिए। अर्थात संपत्ति को संपत्ति कौन देगा, संपत्ति को संपत्ति कौन देगा, तो ज्येष्ठा से जो ठीक दूसरा नक्षत्र होगा वो संपत्ति को ही संपत्ति देगा। अब ज्येष्ठा से दूसरा नक्षत्र किस कौन सा होगा, बुध का नक्षत्र है ज्येष्ठा, ज्येष्ठा के बाद कौन आ जाएंगे, केतु आ जाएंगे। केतु का जो 3 नक्षत्र है अश्विनी मघा और मूल, अश्विनी मघा और मूल, तो ये जो मघा है, ज्येष्ठा के बाद मघा, मघा जो नक्षत्र है वो इनके लिए बहुत बेहतर है, या केतु जो है वो इनके लिए बहुत बेहतर है। कैसे है, इन्हें धन कौन ला कर देगा, तो केतु ला कर देगा। समझ रहे हैं या ऊपर से निकल रहा है? यदि नहीं समझ में आ रही है पुनः रिपीट कीजिए, बताइए। धन के लॉर्ड को देखिए तो हम धन के अनुराधा जी आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आती है। अभी नहीं आ रही है। हाँ बताइए क्या। हमने हेल्थ के लिए लग्न के लॉर्ड को देखी, जन्म हाँ के हेल्थ के लग्न लिए के हमने, लॉर्ड। हाँ लग्न का हाँ लॉर्ड हाँ देखा। हाँ। जब हम सेकंड लॉर्ड को हम धन के लिए देखेंगे तो हम सेकंड लॉर्ड को क्यों नहीं पकड़ेंगे? हम धन के लिए ही सेकंड लॉर्ड को देख रहे हैं, धन के लिए हम यह देख रहे हैं कि सेकंड लॉर्ड का स्वामी जिस नक्षत्र में है, ठीक है, उस नक्षत्र से जो दूसरा नक्षत्र होगा वह उसके धन को और ज्यादा बेहतर कर देगा। ठीक है, समझ रहे हैं? जी जी गुरु जी, तभी हम मंगल का नक्षत्र देख रहे हैं ना इसमें, क्योंकि सेकंड हाउस में 1 नंबर राशि है। 1 नंबर राशि है तो मंगल, मंगल को देखिए किस नक्षत्र में है, जी जी। मंगल किस नक्षत्र में है, ज्येष्ठा में। जी। मंगल ज्येष्ठा में है, ज्येष्ठा बुध का नक्षत्र है। तो बुध के बाद जी जिसका नक्षत्र होगा वो इन्हें और संपत्ति बेहतर बना के देगा। क्यों, क्योंकि वो संपत्ति का संपत्ति है, वो संपत्ति की संपत्ति है। दूसरे भाव जो संपत्ति है ना उसकी वो संपत्ति है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ले सकते हैं। यदि यह नहीं समझ में आ रहा है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि बहुत बहुत सारे रूल एक जगह लग रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो यह देख लीजिए कि सूर्य जो है वो किस नक्षत्र में है, सूर्य जो है वो किस नक्षत्र में है, श्रवण में है। श्रवण के श्रवण में। बाद कौन सा नक्षत्र आएगा, श्रवण के बाद कौन सा नक्षत्र आएगा, मृग सी, श्रवण, श्रवण के बाद किसका नक्षत्र आ जाएगा, चंद्र का नक्षत्र आ जाएगा। माफ कीजिए, मंगल का नक्षत्र आ जाएगा। तो मंगल इनके लिए क्या हो जाएगा, संपत्ति का कारक हो जाएगा। अब समझ में आ रहा है या अभी ऊपर से जा रहा है? जी जी जैसे देख लीजिए। ये सूर्य हमने इसलिए लिया गुरु जी क्योंकि ये आत्मा को दर्शाता है। हम बता रहे हैं, रुक जाइए। जैसे यह तो समझ में आ गया, सूर्य इनका संपत्ति का कारक है, संपत्ति का कारक है, संपत्ति तारा है। आया समझ में? हाँ ये हाँ जी। तो सूर्य को मान लीजिए कि सूर्य श्रवण नक्षत्र में जन्म हुआ है, सूर्य का, सूर्य का जी। श्रवण नक्षत्र में जन्म हुआ है, तो सूर्य को संपत्ति कौन देगा, धनिष्ठा। तो दूसरा है। सूर्य को संपत्ति कौन देगा, जो सूर्य से ठीक नीचे आ रहा है। तो सूर्य किस नक्षत्र में है, श्रवण में है। श्रवण किसका नक्षत्र है, चंद्रमा का है, तो चंद्रमा के चंद्रमा। नक्षत्र में सूर्य का जन्म हुआ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी हाँ जी। तो सूर्य को अब संपत्ति कौन देगा, दूसरा सूर्य को नक्षत्र होगा ना जो संपत्ति, श्रवण का। तो श्रवण से दूसरा नक्षत्र कौन सा है, धनिष्ठा। घनिष्ठा का स्वामी कौन है, मंगल। 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 समझ में आ गया, जी गुरु। जी क्लियर है? हाँ जी जी। सही। अर्थात इस सूर्य को भी धन कौन देगा,
तो वो घनिष्ठा देगा, घनिष्ठा का स्वामी मंगल देगा। मंगल देख लीजिए यहाँ धन का ही स्वामी है वो। ठीक है। अब भाव को लेकर छोड़ दीजिए, भाव को लेकर किसी और क्लास में समझ पाएंगे, बहुत ज्यादा फिर आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो, बहुत ज्यादा वो उलझ जाएगा, फिर आप उसे समझ ही नहीं पाइएगा। अब बात करते हैं कर्म को। तो कर्म का जो कारक है, कर्म का कारक दसम भाव है, उसका स्वामी है। तो दसम भाव के स्वामी गुरु हैं। गुरु कौन से नक्षत्र में है बताइए? रेवती में। रेवती से 10वां नक्षत्र जाइए और बताइए रेवती से 10वां नक्षत्र कौन सा है? रेवती, अश्विनी, रेवती के बाद रेवती, अश्विनी, उसी नक्षत्र से गिनना है हमें। रेवती, अश्विनी, भरणी, कृतिका। मका। जी, कृपया माइक बंद रखिए। कृतिका, कृतिका के बाद आपका आ जाएगा हस्त, रोहिणी, रोहिणी के बाद आपका आ गया मृगशिरा, मृगशिरा के बाद परीक्षा। आद्रा, आद्रा के बाद पूर्णवसु। ठीक है, पूर्णवसु के बाद आपका आ गया पुख्य, और पुष्यामी। पुख्य के बाद आ गया कौन सा? अश्लेषा। 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 अश्लेषा किसका नक्षत्र है? राहु का। बुध का। बुध। बुध बुध का है। का नक्षत्र है अश्लेषा। अच्छा, बुध का। ठीक है। अर्थात इनके कर्म को और बेहतर करने में कौन सहायक हो जाएगा? बुध सहायक हो जाएगा। इनके कर्म को और बेहतर करने में कौन सहायक हो जाएगा? बुध सहायक हो जाएगा। अब बुध कैसे सहायक होगा? बुध जो है वो कैसे सहायक होगा, उसके लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले देखिए अश्लेषा को कौन सा जानवर मिला है। तो अश्लेषा को बिलाव मिला है, अर्थात बिल्ली, बिल्ली का मेल वर्जन। ठीक है। तो बिल्ली के मेल वर्जन की एक अल्युमिनियम की, क्योंकि बुद्ध क्या है, एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम की एक छोटी सी प्रतिमा बनानी है।